मेहरबान जी, हमारे लोकसभा सदस्य भाई भूपेंद्र हुड्डा जी, आदरणीय चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, भाई वरुण चौधरी जी मेंबर पार्लियामेंट, सतपाल महाराज जी मेंबर पार्लियामेंट और सभी उपस्थित विधायकगण, आज जो मीटिंग में आए सबका स्वागत है। क्योंकि आज लोक पार्लियामेंट यहाँ पर आए हैं और चौधरी हमारे उदयभान जी बुके दे के इन सब का स्वागत करेंगे। सबसे पहले हुड्डा साहब, सबसे पहले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का प्रधान जी स्वागत करते हुए, उसके बाद चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का प्रधान जी बुके दे के स्वागत करते हैं। हमारे रोहतक से मेंबर पार्लियामेंट युवा नेता भूपेंद्र हुड्डा जी का स्वागत। बहुत बहुत बधाई। हमारे अंबाला से लोकसभा के सदस्य भाई वरुण चौधरी जी का प्रधान जी स्वागत करते हुए, इसके साथ ही हमारे सोनीपत के लोकसभा के सदस्य सतपाल ब्रह्मचारी जी का प्रधान जी स्वागत करते हुए, इन सब का यहाँ पर स्वागत है। और सभी जो प्रेस के साथी यहाँ आए हैं उनका भी स्वागत है। अब प्रधान जी आगे अपनी कार्रवाई शुरू करें। या तो बैठ के बोलना पड़ेगा यहाँ तो फिर आदरणीय नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे बीच में उपस्थित, बहुत ही हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता आदरणीय चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, हमारे रोहतक लोकसभा से नवनिर्वाचित सांसद आदरणीय श्री दीपेंद्र हुड्डा जी, हमारे अंबाला से नवनिर्वाचित सांसद श्री वरुण चौधरी जी, हमारे सोनीपत से नवनिर्वाचित सांसद आदरणीय पंडित सतपाल ब्रह्मचारी जी, हमारे यहाँ पर उपस्थित पार्टी के सभी सम्मानित विधायकगण, पूर्व विधायकगण, हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के सभी चेयरमैन साहिबान जो आज की इस मीटिंग में इनवाइटी हैं, सभी साथीगण, मेरे सभी प्रेस के, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी सम्मानित सभी साथीगण, आज हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी भारतीय जनता पार्टी सरकार के जो 10 साल को शासन के रहे हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर, उसमें हरियाणा मांगे हिसाब अभियान, हरियाणा मांगे हिसाब अभियान हम शुरू करने के लिए इस सरकार की जो गलत नीतियां हैं, जो गलत कार्य हैं, उनको उजागर करने के लिए हमने आज की ये मीटिंग बुलाई है। और इसके लिए हम जो चार्जशीट जो उनकी विफलता के जो 10 साल रहे हैं उनको उजागर करने का काम इस चार्जशीट के माध्यम से हम करेंगे। इसमें पहला पॉइंट है कि देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में क्यों? प्रदेश में 37.4% बेरोजगारी दर है। ये CMIE के आंकड़े हैं, हमारे नहीं है। कांग्रेस कार्यकाल के मुकाबले 3 गुना बेरोजगारी बढ़ी, ये केंद्र सरकार ने भी माना है। 2 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली हैं। शिक्षा विभाग में ही लगभग 50,000 से ज्यादा पद खाली हैं। पुलिस विभाग में लगभग 20,000 पद खाली हैं। स्वास्थ्य सेवा में लगभग 20,000 पद खाली हैं।
30 से ज्यादा भर्तियों में पेपर लीक व घोटाले हुए। बेरोजगारी के चलते हरियाणा से सबसे ज्यादा पलायन हो रहा है। घर व जमीन बेचकर डंकी रूट से युवा विदेशों में जाने को मजबूर है। दूसरा पॉइंट है हमारा, बीजेपी की केंद्र सरकार ने हरियाणा को देश का सबसे असुरक्षित राज्य क्यों कहा? सामाजिक प्रगति सूचकांक एसपीआई की रिपोर्ट में हरियाणा सबसे असुरक्षित राज्य बताया गया है। हरियाणा प्रदेश में प्रतिदिन 3 से 4 हत्याएं, 4 से 5 रेप होते हैं। ये एनसीआरबी के आंकड़े हैं। क्राइम रेट 16.2 से बढ़कर 31.8 हो गया है, यानी डबल, दोगुना क्राइम रेट बढ़ा है सरकार में। दलितों पर अत्याचार में 96% की बढ़ोतरी हुई है। महिलाओं के खिलाफ अपराध में पहले नंबर पर है हरियाणा। प्रतिदिन 46 महिलाओं के विरुद्ध अपराध होते हैं एवरेज। 3 से 4 मर्डर रेट के साथ हरियाणा देश में तीसरे नंबर पर है। 3.4 यहां पर मर्डर रेट है परसेंटेज। व्यापारियों को जेलों, सड़कों व विदेशों से आ रही फिरौती की धमकियां आप देख रहे हैं। जिस तरह से पूरे प्रदेश में व्यापारियों का भी छोड़ो, 5-5 तो विधायकों को भी फिरौती की धमकी मिली इस शासनकाल में। तो पूरी तरह से व्यापारी भी आज पूरी तरह से भयभीत है। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। बेखौफ बदमाश पुलिस वालों की हत्या करने से भी नहीं कतराते। तीसरा पॉइंट है हमारा प्रसंग, घर घर तक कैसे पहुंचा नशा व ड्रग्स का काला साम्राज्य। कांग्रेस ने युवाओं को खिलाड़ी तो बीजेपी ने नशेड़ी बनाया। बीजेपी जेजेपी ने हर गांव व मोहल्ले में शराब के ठेके खोले। बीजेपी राज में हर गांव व मोहल्ले तक चिट्टा व सिंथेटिक नशा पहुंच गया। नशे की ओवरडोज से मौत के मामले में हरियाणा पंजाब से भी आगे निकला। स्कूली बच्चे भी इंजेक्शन व सूखे नशे की चपेट में आ गए हैं। चौथा पॉइंट है, देश में सर्वाधिक महंगाई हरियाणा में क्यों? देश में सबसे ज्यादा टैक्स वसूली हरियाणा में हो रही है। बीजेपी ने डीजल पर वैट को 8.9 से दोगुना बढ़ाकर 17.1 किया, जबकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी, जब 8.9% था, जो अब 17.1 है। पेट्रोल डीजल 50-55 रुपए से बढ़कर 90 से 100 रुपए तक हो गया। सिलेंडर 400 से बढ़कर 1000 किया। बीजेपी ने खाद, बीज, दवाई, उपकरणों पर टैक्स लगाया। ट्यूबवेल कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, बिजली बिल, प्रॉपर्टी रजिस्ट्री, कॉलेज यूनिवर्सिटी फीस, हॉस्पिटल बिल में कई गुना बढ़ोतरी इस सरकार के शासनकाल में हुई है। तो ये क्यों? इसकी वजह से जो महंगाई का जो सबके ऊपर जो भार पड़ रहा है। पांचवा पॉइंट है, भ्रष्टाचार के जनक व जनता के जी का जंजाल क्यों बने सरकारी पोर्टल व आईडी। परिवार पहचान पत्र में 90% व प्रॉपर्टी आईडी में 95% धांधली मिली। ये सभी बड़े बड़े अखबारों में भी आया, सारे मीडिया में भी, और सारे कांग्रेस जन विरोधी पक्ष ने हर जगह इसका धरने प्रदर्शन और हर जगह सड़क पर यह आवाज उठाई थी कि किस तरह से 1-1 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हुई हैं। परिवार पहचान पत्र जो है वो परमानेंट परेशानी पत्र बनकर के रह गया। मेरी फसल मेरा ब्यौरा ने
किसान को एमएसपी नहीं मिलने दी। क्षतिपूर्ति पोर्टल ने किसान मजदूरों को मुआवजा नहीं मिलने दिया। फ्लॉप साबित हुई सीएम विंडो, हर पथ ऐप, ई ट्रांसफर। तमाम सरकारी पोर्टल का जरूरत के समय हो जाता है सर्वर डाउन। जब जरूरत होती है तो उस समय पोर्टल कहीं भी मिलते नहीं ढूंढे से। छठा, भाजपा के 10 साल में हजारों करोड़ के 50 से ज्यादा बड़े घोटाले क्यों? 5,000 करोड़ का डोडम खनन घोटाला, हजारों करोड़ का यमुना खनन घोटाला, 1,000 करोड़ रुपए का लगभग शराब घोटाला, हजारों करोड़ का मेट्रो रूट बदलाव घोटाला, 500 करोड़ का अमृत योजना व सफाई घोटाला, 200 करोड़ फरीदाबाद नगर निगम घोटाला, हजारों करोड़ का रजिस्ट्री घोटाला, धान खरीद, रोडवेज किलोमीटर स्कीम घोटाला, पेपर लीक, एचपीएससी, एचएसएससी भर्ती, सहकारिता, बिजली मीटर, वन विभाग, फसल बीमा समेत सैकड़ों करोड़ के दर्जनों घोटाले हुए। 7वां पॉइंट, भाजपा काल क्यों बना किसानों का काल? आंदोलन के दौरान 750 किसान हरियाणा के बॉर्डर पर शहीद हुए। बीजेपी सरकार ने किसानों पर लाठी, गोली, आंसू गैस और वाटर कैनन से हमला किया। प्रदेश के इतिहास में पहली बार थानों के अंदर खाद बटी। समय पर न किसान को न एमएसपी, न बीज, न खाद, न दवाई और न मुआवजा मिला। ट्यूबवेल कनेक्शन के नाम पर किसान से लाखों की वसूली की। दादूपुर नलवी नहर परियोजना को बंद कर दिया। एसवाईएल का पानी लेने के लिए एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाया। बीजेपी ने कोर्ट में नहीं की हांसी बुटाना नहर की वकालत। पशु बीमा को बीजेपी ने बंद कर दिया। जो पहले पशुओं को बीमा होता था वो भी इसने बंद कर दिया। 8वां पॉइंट है कि भाजपा को दलितों और पिछड़े वर्ग की घोर अपेक्षा क्यों? क्रीमी लेयर लिमिट 8 से घटाकर 6 लाख करके ओबीसी आरक्षण पूरी तरह से खत्म करने का प्रयास किया गया। हरियाणा वासियों का आरक्षण खत्म करने के लिए बाहर के दूसरे प्रदेश के लोगों को डोमिसाइल 15 साल की शर्त को घटा करके 5 साल किया और उसमें नियमों में ढील दी, जिससे कि बाहर के लोग, हरियाणा से बाहर के लोग यहां पर सरकारी नौकरियों में लगे। HKRM के जरिए नौकरियों में एससी ओबीसी का आरक्षण खत्म कर दिया। पक्की सरकारी नौकरियों को खत्म करके आरक्षण को खत्म किया। गरीब, भूमिहीन, एससी बीसीए की 100 गज के प्लॉट की स्कीम बंद की। मुफ्त पानी कनेक्शन, टंकी और टोंटी की स्कीम बंद की। गरीब एससी ओबीसी के बच्चों की छात्रवृत्ति में भी घोटाला किया। एससी ओबीसी को शिक्षा से वंचित करने के लिए लगभग 5,000 स्कूल बंद कर दिए, क्योंकि इन स्कूलों में ज्यादातर उन्हीं के बच्चे पढ़ते हैं। एससी ओबीसी को उच्च शिक्षा से वंचित करने के लिए कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में फीस बढ़ाई गई। 9वां पॉइंट है अग्निपथ और कौशल निगम के जरिए क्यों खत्म की पक्की नौकरियां? हरियाणा से हर साल 5,000 फौजी भर्ती होते थे, अब सिर्फ 225 अग्निवीर भर्ती हो रहे हैं। अग्निवीर की कच्ची नौकरी में न पेंशन, न भत्ते, न शहीद का दर्जा। कौशल निगम में न आरक्षण, न मेरिट, न पारदर्शिता, न पद, न पदोन्नति, न पे स्केल। पढ़े लिखे युवाओं को ठेके के दिहाड़ी मजदूर बना दिया। कौशल कर्मी को मजदूर से भी कम वेतन मिलता है। सरकार जिसको मर्जी जब मर्जी नौकरी से निकाल देती है।
10वां पॉइंट है हमारा कि हर वर्ग पर लाठी और गोलियां क्यों बरसाई। 10 साल में हर वर्ग को आंदोलन करना पड़ा और बीजेपी ने हर वर्ग को अनसुना किया। देश के इतिहास में पहली बार अपने स्कूल बचाने व टीचर्स की मांग को लेकर नर्सरी व प्राइमरी स्कूल के बच्चों को धरना प्रदर्शन करना पड़ा। 80-90 साल के बुजुर्गों को अपनी पेंशन के लिए सड़कों पर उतरना पड़ा। बीजेपी ने किसान, मजदूर, कर्मचारी, पंच, सरपंच, सफाई कर्मी, आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, मिड डे मील वर्कर, कच्चे कर्मचारियों समेत हर वर्ग पर लाठियां बरसाई। अहंकारी भाजपा के राज में पुलिस की गोली से 90 लोग मारे गए। देश की शान बढ़ाने वाली महिला खिलाड़ियों को दिल्ली की सड़कों पर घसीटा गया। बीजेपी ने महिला उत्पीड़न के आरोपियों को हर बार सरकारी संरक्षण दिया। 11वां पॉइंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को शून्य पर क्यों लेकर आई बीजेपी। महम एयरपोर्ट और सोनीपत रेल कोच फैक्ट्री अन्य राज्यों में चली गई। एम्स बाड़सा में मंजूर शुदा 10 राष्ट्रीय संस्थानों पर कोई काम नहीं हुआ। हुड्डा सरकार में 81 किलोमीटर मेट्रो बनी, बीजेपी ने 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ाई, बल्कि झूठी घोषणा की गई। फरीदाबाद से गुड़गांव मेट्रो जो 2016-26 जनवरी को मुख्यमंत्री का ट्वीट है। 8 साल हो गए, फूटी कौड़ी कोई बजट में आज तक कोई प्रावधान नहीं किया, कोई उस पर काम नहीं चला। 8 साल हो गए और नई घोषणा कर दी 25 जून 2023 को कि बल्लभगढ़ से पलवल भी मेट्रो मंजूर। तो इस तरह के जो जुमलेबाजी और झूठ की इसमें बात होती रही है। कांग्रेस सरकार में 250 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछी, बीजेपी ने 1 इंच भी नहीं बिछाई। कांग्रेस कार्यकाल में 4 पावर न्यूक्लियर प्लांट स्थापित हुआ, बीजेपी ने 1 भी नहीं बनाया। एक इसमें मैं और भी जोड़ना चाहूंगा, इसमें उद्योगों का इन्होंने एक बहुत बड़ा ड्रामा किया था। गुड़गांव लीला होटल में कोई 200 करोड़ रुपए खर्चा कर दिया, बाहर से बुलाए थे विदेशी सारे जो ना उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए, हैपनिंग हरियाणा के नाम से। और वहां जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें बताया था कि 6,19,000 करोड़ का निवेश आएगा और 429 उद्योग धंधे यहां पर लगेंगे जिनका MOU साइन हो चुके हैं और 2 लाख युवाओं को नौकरी मिलेगी। रिजल्ट 0, सिर्फ जुमलेबाजी और प्रदेश के खजाने पर बड़ा खर्च। 12वां पॉइंट है, 2014 और 2019 की चुनावी घोषणाएं क्यों पूरी नहीं की। स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने, किसानों की दुगनी आय, कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतनमान देने, हर जिले में मेडिकल कॉलेज, 9,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, अतिथि अध्यापकों को पक्का करने, सस्ता गैस सिलेंडर, सस्ता पेट्रोल डीजल, मुफ्त ट्यूबवेल कनेक्शन, किसानों व दुकानदारों की कर्ज माफी जैसे वायदे आज तक पूरे नहीं किए। बीजेपी जेजेपी सरकार में MSP की गारंटी, MSP पर बोनस, 5100 रुपए बुढ़ापा पेंशन, पुरानी पेंशन स्कीम, नौकरियों में 75% आरक्षण जैसे सांझे वायदे भी पूरे नहीं हुए। 13वां पॉइंट है कि बीजेपी ने स्वास्थ्य सेवाओं का दिवालिया क्यों पीटा। कांग्रेस ने 6 मेडिकल कॉलेज, 1 मेडिकल यूनिवर्सिटी, एम्स, कैंसर इंस्टीट्यूट बनाए, बीजेपी ने 1 भी नहीं बनाया। स्वास्थ्य सेवाओं में करीब 20,000 पद खाली हैं, 28,500 डॉक्टरों की जरूरत, लेकिन सिर्फ 14,000 रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं। प्रदेश में 14,500 डॉक्टरों की कमी है। 1,000 लोगों पर 1 डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन 2,035 लोगों पर 1 डॉक्टर है। 200 लोगों पर 1 बेड होना चाहिए, लेकिन 2,086 लोगों पर 1 बेड है। सीनियर मेडिकल अफसर,
डेंटल सर्जन के 5,253 पदों में से 1100 यानी 20% पद खाली हैं। बीजेपी ने खुद की आयुष्मान योजना को ही बंद कर दिया। अस्पतालों की 200 करोड़ की पेमेंट बाकी। 300 करोड़ पहुंच गई। 300 करोड़ स्ट्राइक पे हैं सारे प्राइवेट अस्पताल, स्ट्राइक पे हैं, आईएमए स्ट्राइक पे। अब आयुष्मान ले नहीं रही कोई पैसा। 14वां पॉइंट है, बीजेपी ने प्रदेश के शिक्षा तंत्र को बर्बाद क्यों किया। कांग्रेस ने शिक्षा विभाग में 1 लाख से ज्यादा भर्तियां की, आज 50,000 पद खाली हैं। 182 सरकारी कॉलेजों में प्राध्यापकों के 7,986 मंजूर पद हैं, लेकिन 4,618 पद यानी 58% पद खाली हैं। फीस वृद्धि के नाम पर खुली लूट हो रही है। जैसे कि एमडीयू में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में 5 गुना तक फीस बढ़ा दी। एमबीबीएस फीस 2 लाख से बढ़ाकर 40 लाख कर दी। कांग्रेस आईआईटी, आईआईएम, आईआईआईटी, एनआईटी, निफ्टेन, सुपवा जैसे संस्थान लाई, बीजेपी एक भी नहीं बना सकी। कांग्रेस ने 12 सरकारी यूनिवर्सिटी बनाई, बीजेपी ने एक भी नहीं बनाई। कांग्रेस ने 2,623 नए स्कूल बनाए, 154 पॉलिटेक्निक, 56 आईटीआई बनाए, बीजेपी ने 5,000 सरकारी स्कूल बंद किए। पूरे 10 साल में बीजेपी ने एक भी बीटी की भर्ती नहीं की। 15वां पॉइंट है, आखिर हमारा बीजेपी ने देश की सबसे विकसित अर्थव्यवस्था को क्यों चौपट किया। प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश व रोजगार सृजन में नंबर 1 हरियाणा, बेरोजगारी में नंबर, निवेश में 65 बन गया। बेरोजगारी में नंबर 1 और निवेश में 65 बन गया। प्रदेश पर 6.5 गुना कर्ज बढ़कर 4.5 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। तो ये हमारे हैं जो हरियाणा मांगे हिसाब अभियान, उसके तहत अभी और क्या होगा इसके अलावा अच्छा पहले इसको 0 नीचे कर लो। भत्ता कौन भी है? बीजेपी ने इसमें मैं ये और बताना चाहूंगा कि आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके हमारे जो सीनियर जो एमएलए और कुछ जो डिपार्टमेंट प्रमुख है वो हमने बुलाए थे, लेकिन इसके अलावा अभी 14 तारीख को सोनीपत के अंदर हम सभी अपने एआईसीसी डेलीगेट, एआईसीसी के पदाधिकारी, पीसीसी डेलीगेट और जो हमारे सारे जो चाहे वो जिला प्रभारी हैं, एमएलएज हैं, एक्स एमएलएज हैं, एमपीज हैं, एक्स एमपीज हैं, एआईसीसी सेक्रेटरी हैं, या जो भी हमारे डिपार्टमेंटों के जो पदाधिकारी हैं, उन सबको ये ट्रेन करने के लिए और ये सारी चीज के बारे में हमने 14 तारीख को संडे को सोनीपत में मीटिंग बुलाई है। और 15 तारीख से जिस तरह से आपको पता है कि हमारा पहले घर घर कांग्रेस और जोड़ो अभियान के तहत हमने डोर टू डोर के कार्यक्रम सारे प्रदेश में चलाए, सारे हर बूथ पर चलाए, हर गांव में हर घर घर पहुंचने का काम किया।
उसी तर्ज पर ये तीसरा अभियान हमारा चलेगा 15 तारीख से। 14 को हमारी मीटिंग है सोनीपत में। 15 तारीख से सभी जिलों के जो वरिष्ठ जो नेता हैं और सभी जो कार्यकर्ता हैं वो अपने अपने इलाके में, अपने जिलों में, अपने विधानसभा में इस अभियान को लेकर के जाएंगे और पूरा घर घर तक डोर टू डोर जाकर के ये सारे मुद्दे रखेंगे। साथ में हमारे जो कांग्रेस पार्टी के जो संकल्प जो अभी तक जो हमने लिए हैं, जो आपको पता है पहले हमने रिलीज कर रखे हैं, जो घर घर पहुंचाए गए हैं, वो भी साथ के साथ जाएंगे। और हमारे चुनाव घोषणा पत्र की तैयारी जो चल रही है, मीटिंगें चल रही है। चुनाव घोषणा पत्र एक हॉल में, एक कमरे में बैठ करके तैयार नहीं हो रहा। हमारा जो चुनाव घोषणा पत्र है वो जनता के बीच में, जनता हर प्रकार के वर्ग, हर चाहे वो दलित है, चाहे पिछड़ा है, चाहे व्यापारी है, चाहे कर्मचारी है, चाहे महिला है, चाहे यूथ है, चाहे किसी भी वर्ग से है, किसी भी सभी वर्गों को साथ में लेकर के ये उनकी समस्याओं को मौके पर जान करके हम उसमें समावेश करेंगे। अपने संकल्प पत्र के साथ साथ जो हमारे पॉइंट हैं उनके साथ जो मौके पर जो आएंगे उन सब का समावेश करके फाइनल जो होगा चुनाव घोषणा पत्र में उसको भी लेकर के घर घर जाने का हम काम करेंगे। और अभी मेरे और हुड्डा साहब के ईसीसी और सीएलपी के प्रोग्राम हमारे सारे चल रहे थे। अभी कुछ जिले हमारे रह रहे हैं, कल हमारा फतेहाबाद है, परसों हिसार है, उसके बाद जो है अभी हमारा जो धन्यवाद जो कार्यक्रम अभी बता रहा हूँ, अभी जो कार्यक्रम जो अभी है हमारे पीसीसी और सीएलपी के 26 जुलाई को सिरसा में शुक्रवार को, 26 जुलाई को सिरसा में शुक्रवार को, 27 जुलाई को रेवाड़ी में अभी जो बच रहे थे, और फिर 28 जुलाई को गुरु दक्ष प्रजापति महाराज जयंती है हिसार में, तो उसके चेयरमैन है रामनिवास घोड़ेला XMLA। तो वहां पर हमारा 28 जुलाई को हिसार में ये कार्यक्रम होगा। और 3 अगस्त को BCA सम्मेलन, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, जो पिछड़ा दस्तकार और जो समुदाय है, जो गरीब समाज जो BCA में आता है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास में, उसका सम्मेलन हम सोनीपत में कर रहे हैं। इसके जो चेयरमैन सुरेंद्र पवार है और इसके जो कन्वीनर हैं हमारे जो चंद्र प्रकाश जांगड़ा, जो रिटायर्ड IAS, जो कि ये हमारे एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के चेयरमैन हैं हरियाणा प्रदेश के, वो इस सम्मेलन के कन्वीनर होंगे और सुरेंद्र पवार उसके चेयरमैन होंगे। ये सोनीपत में हो रहा है। और 4 अगस्त को श्रमिक व सेवानिवृत्त कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी सम्मेलन, ये 4 अगस्त को गुड़गांव में होगा। तो जो हमारे इंटेक का अध्यक्ष है अमित यादव, वो इसका चेयरमैन होगा, वो उसमें करेंगे। एक हमारा पलवल जिला बच रहा था धन्यवाद दौरों में, तो उसका हमने 5 अगस्त को पलवल में रखा है कि 5 अगस्त को पलवल में वो करेंगे धन्यवाद दौरा। जो 9 अगस्त को एक्स सर्विसमैन जो प्रकोष्ठ है, जो भूतपूर्व सैनिक है, उनका हम 9 अगस्त 2024 को करेंगे। इसके चेयरमैन रावदान सिंह हैं और इसके जो कन्वीनर हैं हमारे जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जो एक्स सर्विसमैन सेल के जो चेयरमैन हैं, चेयरपर्सन कर्नल रोहित चौधरी, वो इसके कन्वीनर होंगे। ये जगह अभी बताएंगे, शायद गुड़गांव में इसको रखेंगे। इसके थोड़ा कोई चेंज होगा तो उसे बता देंगे जगह का। 8वां हमारा SC सम्मेलन, जो दलित सम्मेलन है अनुसूचित जाति का, वो 10 अगस्त शनिवार को कुरुक्षेत्र में होगा। इसके चेयरमैन श्री वरुण बुलाना, जो मेंबर पार्लियामेंट है अंबाला से, इसके वो चेयरमैन होंगे। और जो मनोज बागड़ी जो चेयरपर्सन है SC डिपार्टमेंट के, वो इसके कन्वीनर होंगे। को कन्वीनर प्रोफेसर महेश कुमार हैं। तो ये इस SC जो डिपार्टमेंट का
ये एससी सम्मेलन होगा कुरुक्षेत्र में। इसके बाद व्यापारी सम्मेलन है हमारा 11 अगस्त का। इसके चेयरमैन बनाए हैं बजरंग दास गर्ग और इसके कन्वीनर हैं लखन सिंगला, जो व्यापार मंडल के हमारे अध्यक्ष हैं प्रदेश के, वो इसके कन्वीनर हैं। और महिला सम्मेलन 16 अगस्त को पंचकुला में होगा। पंचकुला में होगा, इसकी चेयरपर्सन बनाई है ये मैडम उपेंद्र वालिया और इसकी जो कन्वीनर है वो है सुनीता शर्मा, जो हमारी महिला सेवा दल की अध्यक्ष हैं, वो इसकी कन्वीनर होंगी। ये यहाँ पर ये महिला सम्मेलन व्यापारी सम्मेलन पानीपत, व्यापारी सम्मेलन पानीपत और महिला सम्मेलन पंचकुला। और ये प्रवासी जो हमारे हैं यूपी, बिहार, उत्तराखंड कहीं के, उनका सम्मेलन फरीदाबाद में होगा 17 अगस्त को। उसके चेयरमैन है पंडित नीरज शर्मा और इसके कन्वीनर हैं युद्धवीर झा, जो हमारे इसका प्रवासी जो प्रकोष्ठ है हमारे उसके चेयरपर्सन है, वो उसके कन्वीनर होंगे। और इसके बाद श्री मदनलाल, शहीद श्री मदनलाल, अच्छा 18 को पंजाबी समाज सम्मेलन, पंजाबी समाज सम्मेलन ये करनाल में रखा गया। इसके जो चेयरमैन है अशोक अरोड़ा जी को बनाया है और इसके जो कन्वीनर होंगे वो अशोक मेहता होंगे। तो ये करनाल में ये पंजाबी समाज का सम्मेलन होगा। तो इस तरह से अभी ये बनाए हैं। 15 तारीख से हरियाणा मांगे हिसाब अभियान की शुरुआत सभी करेंगे, एमपी साहब भी अलग से करेंगे। और ये हमारे प्रोग्राम जब ये खत्म होने के बाद प्रोग्राम अगला हम जारी करेंगे 20 के बाद में, जो लगभग 20 अगस्त तक के तो प्रोग्राम हैं। उसके बाद में हम जो प्रॉपर तरीका से किस डेट से हम शुरू कर रहे हैं, मेरा और हुड्डा साहब का, हम रथ यात्रा के जरिए सारे स्टेट में, हम सारे स्टेट में हर विधानसभा को कवर करने का करेंगे। उसका जो अभी इसके बाद में पूरी जो डिटेल प्रोग्राम है उसको हम बाद में रिलीज करेंगे। ये हरियाणा मांगे हिसाब, ये सभी कार्यकर्ता अपने अपने इसमें डोर टू डोर का, जैसे मैंने बताया ना पहले, घर घर कांग्रेस, हाथ से हाथ जोड़ो कांग्रेस, उसके तहत है। और जहां पर है सभी जगह पूरा, अब एमपी साहब सब जगह पद यात्रा तो कर नहीं सकते, क्योंकि पद यात्रा करने में तो फिर बहुत समय लगेगा, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर नहीं हो सकता। तो जहां जरूरत होगी शहरों में, जहां जरूरत होगी वहां पद यात्रा करेंगे, जहां जरूरत होगी गाड़ी से करेंगे। तो गांवों में सभी विधानसभा को कवर करना है, तो एक दिन में 2 विधानसभा कम से कम कवर करेंगे। तो उसके लिए जितना भी जैसे है वो उस हिसाब से वो बनाएंगे। मैंने बताया ना कि 20 के बाद एग्जैक्ट अभी प्रोग्राम, डिटेल प्रोग्राम हम बता देंगे कि 20 अगस्त के बाद में रखेंगे। वो कौन सी एग्जैक्ट 20 में 21, 22 भी हो सकता है, वो कोई नहीं, वो उस तरह से हम अभी प्लान कर रहे हैं, सारा रूट वगैरह तय कर रहे हैं। उसके बाद में जब पूरी तरह से तय हो जाएगा, जब आपको उसका प्रोग्राम हम रिलीज कर देंगे। सभी, मैंने कहा कि सभी लीडर, सीनियर भी, और इसीलिए 14 तारीख को सभी को बुला रहे हैं। 14 तारीख को सभी को बुला रहे हैं और सभी लीडर, एमएलए भी, एमपी भी, हमारे एआईसीसी के हों चाहे उनकी सबकी होगी, जिस अपनी सुविधा के अनुसार जो जहां जहां जैसे समय दे सकता है, सारे उसमें प्रदेश में चलेगा। सारे वर्कर हैं, हमारे जिला प्रभारी हैं, जो अपने विधानसभा के प्रभारी हैं और पार्लियामेंट प्रभारी, सबके उसमें संगठन से जैसे पूरी तरह से संगठित होकर के, जैसे पहले 2 शानदार ढंग से जो कार्यक्रम हुए हरियाणा में, उसी तरह से जैसे हाथ से हाथ जोड़ो और घर घर कांग्रेस का, उसी तरह से ये अभियान भी चलेगा।
ऐसा है कि जब जाएंगे तो संविधान बचाने का भी जो अभियान चला था जैसे पार्लियामेंट में, वो तो आपको सबको पता ही है। कोई संविधान के बारे में ये सबको पता है, वो तो अभी भी उस चीज को इसको हरियाणा मांगे साहब में हम जाएंगे, लोगों से चर्चा करेंगे तो वो बात नहीं होगी। जहां तक संविधान बचाने की बात है, ये तो सबके सामने स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा संविधान का विरोध किया है। ये वो पार्टी है जब 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान जब अडॉप्ट किया था, तभी भी आरएसएस ने, उस समय की जनसंघ ने, इन्होंने विरोध किया था। 30 नवंबर 1949 को ऑर्गेनाइजर में इन्होंने बड़ा लेख लिखा अपने जो संपादकीय में, और उसमें इन्होंने पूरा संविधान का कि हम इस संविधान को नहीं मानते, जो डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान ये दिया, जो संविधान समिति जो बनी है, इससे हम सहमत नहीं हैं। और उन्होंने 79 शहरों में रैलियां की। 11 दिसंबर 1949 को राष्ट्रीय स्तर की रैली में रामलीला मैदान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पुत्र और भारत के संविधान की प्रतियां जलाने का काम आरएसएस ने और बीजेपी, जो आज की बीजेपी है, इन्होंने करने का काम किया। ये वही लोग हैं जो संविधान की समीक्षा करके भागवत ने जो है वहां बिहार में दिया। तो ये सबको पता है क्या 2 अप्रैल 2018 को क्या हुआ। आज इनके जो एमपी किस तरह से बार बार 400 कह रहे थे, हमें 400 सीटें चाहिए जिससे संविधान को बदल सके। इनकी ये मंशा ही संविधान के हमेशा खिलाफ रही है। ये चीज तो हम रखेंगे, आगे भी लेके जाएंगे। सारे प्रदेश में मैंने अभी क्या कहा कि 90 के 90 विधानसभा में सब जगह ये अभियान चलेगा, और हमारा हर घर घर कांग्रेस, और जिस तरह से हमने चलाया हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, तो हमारे एआईसीसी की तरफ से भी ये सारी चीजें। कौन सा घर छोड़ेंगे? इसके अलावा कोई नेता यात्रा निकालनी पड़ती है। 15 तारीख से एमपी साहब अपना शुरू करेंगे, इसी अभियान के तहत अपने शुरुआत करेंगे। सभी अपनी अपनी जगह से सारे करेंगे। कोई करे, अच्छी बात है, उसमें क्या नुकसान है। मैं पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, नहीं कोई करना, अगर भाई पार्टी विरोधी गतिविधियां नहीं होनी चाहिए। तो अब मैं चाहूंगा अभी अपनी कुछ बात हमारे एमपी साहब दीपेंद्र जी रखेंगे। और ये कार्यक्रम घोषित किया है ना, तो जो भी जाएगा वो भी तो इस कार्यक्रम को ही लेके जाएगा ना, जहां भी जाएगा पार्टी का काम करेगा। जब सारे नेताओं की, जब सारे नेता हैं तो उसमें सभी आ गए। तो संविधान वो जाएंगे तो संविधान पर भी बात करेंगे। क्वेश्चन बाद में एक बात है, क्वेश्चन थोड़ा बाद में ले लेंगे, अभी जरा थोड़ी सी बात करें और आपकी हर बात का जवाब देके जाएंगे। क्वेश्चन होगा तो ले लूंगा अभी। और अब मैं क्वेश्चन पूछ लेना। एक बात चौधरी बलविंदर सिंह जी, मैं चाहूंगा हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं चौधरी बलविंदर सिंह, को केंद्रीय मंत्री, बड़ा लंबा तजर्बा है, 42 साल कांग्रेस का है, 10 साल बीजेपी में भी रखा है। उनका जो मार्गदर्शन हमेशा बहुत ही बेहतर उनका रहा है। तो वो भी अपने कुछ विचार रखेंगे, उसके बाद हुड्डा साहब, और फिर उसके बाद आपसे सवाल लेंगे। मार्गदर्शक बन चुके हैं और ये बनने वाले
ज्यादा मार्गदर्शक तो मिल गया। ये फोकस साहब ने दिया है वीरेंद्र जी ने। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अंकल ये ले लोगी, ये आप ये ले लोगी, ये थोड़ा बेटर है ना, खराब है वही लेना, वही इसी को बोलूं, उससे बोलूं, चल रहा है। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उदयवान जी और सीएलपी के नेता सदन में भूपेंद्र हुड्डा जी और नवनिर्वाचित हमारे मेंबर पार्लियामेंट और सभी हमारे जितने भी वरिष्ठ कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता और विधायक और जिनको जिम्मेदारी अपने अपने तरीके से लगी है, वो सभी यहाँ विराजमान हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि जो मुद्दे यहाँ हमारे साथियों ने एक एक करके इकट्ठे किए हैं और उनका बड़ा विस्तार से विवरण हमारे अध्यक्ष जी ने किया है। इससे अलग जो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का मैं ये कहूं कि डाउनफॉल है, ये तो उनकी डे टू डे में जो उन्होंने गलतियां की हैं या कमियां छोड़ी हैं या लोगों का भरोसा तोड़ा है, उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक रूप से हरियाणा की जनता की भावनाओं को समझ नहीं सकी और राजनीतिक दृष्टि से उन्होंने 10 साल अपना शासन अब 2 महीने में कितना चलाएंगे वो तो अलग बात है, क्योंकि जो घोषणाएं हमने सोची है कि हम आने वाला जो चुनाव होगा उसमें वोटर्स के पास लेके जाएंगे, उनको भी उठा के फिरते हैं वो। लेकिन 10 साल के इस कार्यकाल में राजनीतिक तौर पे हरियाणा को नहीं समझ सके, सामाजिक तौर पे हरियाणा को नहीं समझ सके और जो भी कार्यशैली उन्होंने अपनाई, अगर मैं ये कहूं कि वो जन विरोधी, तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होंगी। और क्योंकि मैं तो वहीं से आया हूं, इसलिए शायद और गहराई से मैं अपनी बात आपको बता सकूं। जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल जी, उनको मैंने सलाह दी, ये बात है 1 साल पहले की। मैंने कहा आपने 8 साढ़े 8 साल अपनी पार्टी को और पार्टी की विचारधारा को हरियाणा में मजबूती देने के प्रयास किए हैं, लेकिन ये जो 1-1.5 साल है, इसमें अगर आप विचारधारा को एक तरफ रख के कुछ करो तो शायद हरियाणा की जनता को कोई बात आपकी समझ आ सकती है, वरना आएगी नहीं। मेरा उनके सामने सवाल ये था कि 2 इश्यूज हैं। एक तो ये कि आप अगर पार्टी को और विचारधारा के रूप में यहां मजबूत करना चाहते हो या तीसरी बार सत्ता में लाने का आपका मन है, तो एक चीज छोड़ दो आप। अगर सत्ता में तीसरी बार नहीं आना तो अपनी पार्टी को मजबूत कर लो, और पार्टी को मजबूत पार्टी की विचारधारा को, और अगर इसको बस्ते में बंद करके रख दो तो 1 साल आप राजनीति करो। खट्टर जी ने सुन के कहा कि चौधरी साहब बात तो ठीक है, लेकिन एक
बात पूछ सकता हूं मैं? मैंने कहा क्या कि ये दोनों चीजें इकट्ठी चल सकते हैं? तो मेरा अभिप्राय यह है कि हरियाणा के अंदर समाज को तोड़ने की, समाज को कमजोर करने की, धर्म का सहारा लेके, जाति पाति का, ये सारी चीजें मैं ये समझता हूं कि हरियाणा की जनता ने पसंद नहीं किया इन बातों को। और यही कारण है कि हरियाणा के लोगों ने, जो क्षेत्रीय दल थे, वो भी इसके शिकार हुए हैं। और वो इसलिए हुए हैं कि एक तो करप्शन, जिसका जिक्र अध्यक्ष जी ने किया, या और विस्तार में भूपेंद्र जी बताएंगे, लेकिन सबसे बड़ी करप्शन जो उन्होंने की है वो ये कि जजपा को अपने साथ मिला के, पॉलिटिकल करप्शन है ये, पैसे से भी ज्यादा खतरनाक। और जजपा ने तो पॉलिटिकल करप्शन के साथ दूसरी करप्शन में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको मौन स्वीकृति भी दी है। और यही नहीं, करप्शन, भ्रष्टाचार के अनेक ऐसे विषय हैं जिसमें बड़ी सफाई से कमेटी बना दीजिए, पकड़ा तो गया है, दोष तो होंगे, लेकिन कमेटी रिपोर्ट देगी। साहब जो बनाते हो रिपोर्ट किसी की नहीं आती। किसी रिपोर्ट की, और कोई आ भी गई गलती से रिपोर्ट, तो उसको भी दरकार करके और कहा कि इसको, इसका अध्यक्ष नहीं, अब ये दूसरा काम सौंप दो। कुछ ऐसी राजनीतिक सोच जिसमें करप्शन करके भी शर्म ना आए, ये सिर्फ मैंने भारतीय जनता और क्योंकि नजदीक से देखा, इसलिए मैं ये कहूं कि देने वाले को तो शायद शर्म आती है और लेने वाले को कोई शर्म नहीं आती। तो आज हरियाणा में दोनों बातें कर रहा हूं, दोनों, पॉलिटिकल भी दूसरी। हाँ, नहीं, ये जो जमुना पार फेंकने की बात थी, ये पैसे वाली थी। फिर क्यों? नहीं, राजनीतिक बात। आप सीनियर जर्नलिस्ट हो यार। सीनियर भी है और जिद्दी भी है, दोनों बात है। तो मैं जो सोचता हूं, हरियाणा की जनता आज के दिन, मेरी अपनी असेसमेंट है ये, और असेसमेंट ये नहीं है कि मैं मार्गदर्शक के रूप में बता रहा हूं, एक्टिव पॉलिटिक्स। हरियाणा में आज के दिन 70 से 75% मतदाता भारतीय जनता पार्टी का विरोधी है। अब वो वोट 70-75% के बीच में हमें देता है, तो उसके लिए हमारे को संगठित रूप में एक मुहिम, जिसका जिक्र इन्होंने भी किया और जो आपने भी पूछा कि वो होंगे तो क्या होगी, वो अपने पार्लियामेंट क्षेत्र तक रहेंगे या प्रदेश में जाएंगे। मैं ये कहता हूं जितने भी लंबी छलांग जो भी लगा सके लगानी चाहिए, ताकि मतदाता का विश्वास जो वहां टूटा है, हम उसकी बहाली अपने साथ जोड़ के करें। और ये प्रयास हमारा पार्लियामेंट में सफल रहा, और सफलता का राज भी यह है कि जो प्रयास उन्होंने जाति पाति को सहारा बना के और धर्मांधता का, मैं धार्मिक नहीं बोलता,
वरना तो आप कहोगे कि सनातन, हम कहेंगे हमारे समाजी नहीं। धर्मांधता और जाति पाति का सहारा लेके जो राजनीति को हरियाणा में राजनीतिक आधार पे सत्ता कायम रखने के लिए जो प्रयास किए थे वो सब फेल हुए। सबसे बड़ा प्रयास जो मेवात के अंदर, नूह के अंदर किया गया था, वो हमारी सामाजिक और हमारे संगठन, जो हमारा रहना सहना है, हमारी जो विशेषता है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, उसकी सबसे बड़ी मिसाल है वो। और इसलिए मैं ये समझता हूं कि हरियाणा में ऐसी ताकतें, एक तो होता है कि आप और हम ये मान के चले कि चलो बीजेपी हारे तो होगी लेकिन नंबर 2 पार्टी रहेगी, ऐसी पार्टी का नंबर 2 का भी खात्मा होना है, मेरा ये विश्वास। तो इसलिए हम समझते हैं इस बात को कि जितना भी हम अपना प्रयास तेज करेंगे, हम जनसमूह मतदाताओं को अपने साथ जोड़ने का जो कार्य है उसमें हम सफल होंगे। और इसी सफलता के आधार पे, क्योंकि फिर आप यही कहोगे, मैंने अंदर से बैठ के देखा है, अंदर से बैठ के अब से नहीं देखा। मैं 1977 में सबसे पहले एमएलए बन के आया, तो तब हमारी कांग्रेस के तो हम 3 लोग थे। तो जब कोई दंगे होते थे तो, अब मैं उनका नाम नहीं लूंगा, महिला थी, कहते भाई वीरेंद्र, इन दंगों को गांव तक भी पहुंचाओ ना। जो इस भावना से इस देश में सत्ता हासिल करते हैं, उनको ये देश कभी माफ नहीं करेगा। और आखिरी बात कहता हूं, मुझे लगता है कि 1.5-2 साल की पार्लियामेंट का, भाई माफ करना, 5 साल से पहले इलेक्शन होने की संभावना है। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा हमारे नवनिर्वाचित मेंबर पार्लियामेंट भी यहाँ पर हैं, ये भी 2-2 मिनट में अपने को सुझाव, लंबा भाषण नहीं, अपने कोई बात है तो पहले, सबसे पहले मैं वरुण चौधरी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने बात बैठ के आदरणीय अध्यक्ष जी श्री उदयभान जी, हमारे आदरणीय सीएलपी के नेता पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे आदरणीय चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं, पूर्व कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी हैं प्रदेश के, हमारे आदरणीय, अभी बताया जा रहा था, निर्वाचित सांसद, बार निर्वाचित सांसद भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे आदरणीय सोनीपत से सांसद श्री सतपाल भट्टाचार्य जी, हमारे आदरणीय विधायकगण, सभी नेतागण, मंचासीन विभूतियों, और सामने हमारे प्रेस से बंधुगण। बहुत ही चर्चा विस्तार से हुई है, हरियाणा मांगे हिसाब। हम सब संकल्पित हैं कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की बने, क्योंकि यही वो सरकार होती है कांग्रेस पार्टी की जो 36 बिरादरी को साथ लेके चलती है, सबकी सुनती है। इस भाजपा की तरह नहीं कि जो सामने आए उसी को लाठी मारो। कितने समय आपने देखा कोई संघर्षरत रहे, चाहे हमारे किसान रहे, चाहे कर्मचारी रहे, चाहे व्यापारी रहे, चाहे गरीब रहे, किसी की सुनवाई ही नहीं करी। और अब जब चुनाव आ गया तो अब इनको याद आता है कि पहले कौन सा स्टे लगा हुआ था, पहले कौन सा स्टे लगा हुआ था कि ये किसी की सुनवाई नहीं करते थे, आज क्यों याद आ रहे हैं। और जैसे अभी बताया गया चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के द्वारा कि क्यों मुद्दों पर नहीं रहते भाजपा के लोग, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बांटने की बात होती, कभी जोड़ने की बात नहीं होती, मुद्दों पर बात नहीं होती। कभी आपने
बसों का ही देखा, अभी पिंजौर में हादसा हुआ। 5300 हमारी सैंक्शन स्ट्रेंथ है बसों की आज, और बसें कितनी है सड़कों पर? 3100। तो वो ओवरलोड चलेंगी कि नहीं चलेंगी? इसके जिम्मेदार कौन है? वो गरीब बेचारे ड्राइवर कंडक्टर को सस्पेंड कर रहे हो। भाई सरकार सस्पेंड होनी चाहिए ना। बसें किसने नहीं खरीदी? किसकी गलती है? सड़कें टूटी पड़ी हैं। प्रदीप चौधरी जी से मेरी बात हुई, वो मौके पे गए। बैलेंस कैसे नहीं खराब होगा? महिलाओं के लिए ये गुलाबी रंग की बसें खरीदी गई, पर उसमें आज भी आप देखेंगे महिलाओं को बैठने की जगह नहीं मिलती। किसी की तो सुनवाई कर लेते। लेकिन आज हम सब, हरियाणा का हर वासी संकल्पित है कि पूर्ण प्रयास रहेगा कि एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलनी चाहिए उनकी गलत नीतियों के कारण। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय हमारे प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता आदरणीय चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, हमारे साथ नवनिर्वाचित और 5 बार के एमपी श्री दीपेंद्र हुड्डा जी, सम्मानित मेरे साथी लोकसभा में अरुण जी, पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक, पत्रकार बंधुओं, हमारे सम्मानित आदरणीय अध्यक्ष जी ने आप सबको भाजपा सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब और पूरा सरकार के कामों के बारे में और सरकार ने क्या क्या किया ये आपके सामने अभी बता दिया है। और ज्यादा न कहते हुए मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, आने वाली सरकार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। आप समाज के दर्पण हैं, आप हमेशा देखते हैं इस सरकार ने क्या किया, और इसमें सब कुछ दिया है हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने। इसलिए मैं आपका यहाँ पर भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि अध्यक्ष जी ने और माननीय हमारे सीएलपी लीडर साहब ने ये सारा तैयार किया। मैं उनको दोनों को बधाई देना चाहता हूँ कि आपके नेतृत्व में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। धन्यवाद। और मैं अनुरोध करूंगा हमारे वरिष्ठ सांसद, 4 बार लोकसभा कर 1 बार राज्यसभा से, और इस बार टॉप 5 में उनका नाम है कि जो सर्वाधिक वोटों से जीते, इस प्रदेश का नाम रोशन किया, आदरणीय श्री दीपेंद्र हुड्डा जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आदरणीय हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लोकप्रिय अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी, हमारे नेता आदरणीय हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, आदरणीय कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं में से जिनका आशीर्वाद मार्गदर्शन मुझे हमेशा मिलता रहा है, आदरणीय चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, मेरे साथ साथी सांसद भाई वरुण मुलाना जी, आदरणीय सतपाल ब्रह्मचारी जी, मंच पे उपस्थित आदरणीय कांग्रेस पार्टी के नेतागण, आदरणीय विधायकगण और पत्रकार साथियों, सबसे पहले क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद पीसीसी के माध्यम से पहली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो मैं अपने माध्यम से आप लोग का भी बहुत धन्यवाद करूं कि इतनी गर्मी में इतना अपने चुनाव में एक बैलेंस रखा, हमारी भी दृष्टिकोण पहुंचा है लोगों तक। आपका भी धन्यवाद करता हूं आज इस मौके का फायदा उठाकर, और प्रदेश के लोगों का भी मैं आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने दिल खोलकर कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद दिया। जैसा कि आपको पता है कि इस चुनाव में न सिर्फ हम 5 सांसद जीत के आए हैं प्रदेश से, लेकिन हमारा वोट प्रतिशत इंडिया गठबंधन को मिलने वाला या विपक्ष को मिलने वाला देश में 28 राज्यों में सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत कहीं मिला है तो वो
जैसे उत्तर बनाम दक्षिण की बात भाजपा करती थी, तो दक्षिण के तमिलनाडु, केरल या कर्नाटक, तेलंगाना में नहीं, वो दिल्ली के 3 तरफ बसे। हरियाणा में, उत्तर भारत में, हरियाणा राज्य में सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत विपक्ष को यहां मिला, कांग्रेस पार्टी को यहां मिला, इंडिया गठबंधन को यहां मिला। और ये ना सिर्फ यही, मैं लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूं, हरियाणा वासियों का आपके माध्यम से, कि वोट प्रतिशत सबसे ज्यादा मिलने के साथ साथ देश में सबसे बड़ी वोट में वृद्धि किसी भी पार्टी, किसी राज्य में तो 20%, 19.7% 2019 के मुकाबले में वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी। आप समझते हैं 20% वोट तो बहुत जो वृद्धि है, ये कोई साधारण जनादेश नहीं है, लोग कहे असाधारण। तो सबसे ज्यादा वृद्धि भी है हमारे हुई हरियाणा में कांग्रेस के वोट प्रतिशत में। दूसरे नंबर पे तेलंगाना में हुई, वहां 10% की वोट वृद्धि हुई 2019 के मुकाबले कांग्रेस की वोट, तो वहां से दुगनी आप अंदाजा लगा सकते हैं, कोई आसपास भी नहीं। और कांग्रेस के लिए 1984 के बाद सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत कांग्रेस का हरियाणा के हर चुनाव में अगर देखा जाए तो 84 के बाद वोट प्रतिशत इतना मिला है कांग्रेस पार्टी को। तो लोगों ने, हर वर्ग ने, छत्तीस बिरादरी ने, हर बात, हर वर्ग ने, हर क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी का साथ दिया है। इसका उदाहरण इस बात में अंदाजा लगा सकते हैं कि 90 के 90 विधानसभाओं में कांग्रेस का मत प्रतिशत ऊपर गया है, बढ़ोतरी हुई हमारी 90 के, चाहे वो विधानसभा क्षेत्र हरियाणा के किसी भौगोलिक क्षेत्र में हो, किसी जातीय धार्मिक परिस्थितियों में हो, 90 के 90 में कांग्रेस के वोट में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई, तो भाजपा के वोट प्रतिशत में 90 के 90 में जबरदस्त गिरावट आई। तो स्पष्ट रूप से हरियाणा वासियों ने एक संदेश दिया है कि हरियाणा वासी बदलाव चाहते हैं हरियाणा में, और ना सिर्फ केंद्र सरकार के परफॉर्मेंस से निराश है, लेकिन जो प्रदेश सरकार है उसको भी नकार चुके हैं। और निश्चित तौर से 2-3 महीने बाद जब चुनाव आएगा, उस चुनाव में जो नतीजा रहेगा, चौधरी उदय भान जी के अध्यक्षता में, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेता विपक्ष जी के नेतृत्व में, सभी कांग्रेस के तमाम नेताओं के सहयोग से प्रचंड बहुमत से कांग्रेस पार्टी की हरियाणा में सरकार बनेगी। ये जनादेश, लोकसभा का जनादेश ये दिखा रहा है। तो मैं लोगों का धन्यवाद करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं, इतनी गर्मी में आपने इतना समय दिया, हमारी बात हमेशा आपने पहुंचाई। और आज का जो ये प्रोग्राम जो हमारी कांग्रेस पार्टी ने जो आज चार्जशीट, इस सरकार के खिलाफ चार्जशीट या इनके विफलताओं का लेखा जोखा, ये जो 15 सवाल जो आदरणीय अध्यक्ष जी ने एक चार्जशीट के माध्यम से हरियाणा मांगे हिसाब इस बुकलेट के माध्यम से जो रखे हैं, मैं समझता हूं कि ये इन सारे प्रश्नों को और इन सारे सवालों को लोगों तक, जैसा कि कहा गया कार्यक्रम में कि डोर टू डोर कार्यक्रम के माध्यम से लोगों तक लेके जाएंगे, हर तरह के कार्यक्रम के माध्यम से अगले कुछ सप्ताहों में एक एक घर में हम ये विफलताओं के पुलिंदे भी पहुंचाएंगे। दूसरी बात जो कही, मैं धन्यवाद करता हूं अध्यक्ष जी का कि इस डोर टू डोर कार्यक्रम में जो कांग्रेस की तरफ से कार्यक्रम आया है, इसमें दूसरी बात इन्होंने कही कि ना सिर्फ हम हरियाणा मांगे हिसाब की चार्जशीट घर घर लेके जाएंगे और अपने संकल्प घर घर लेके जाएंगे, जो पहले भी हम लेके जा चुके हैं, मगर लोगों से सुझाव भी लेंगे कि उनके क्षेत्र में या प्रदेश में वो कांग्रेस की सरकार आई तो उनकी क्या आशाएं और क्या उम्मीदें होंगी। लोगों से सुझाव लेंगे और उन सुझाव को अपने घोषणा पत्र में जगह देंगे, यानी कि जनता का मैनिफेस्टो, जो हमारा मैनिफेस्टो है, जनता का मैनिफेस्टो रखेंगे। मैं धन्यवाद अध्यक्ष जी का मैं कर रहा हूं, क्योंकि जो है कांग्रेस कार्य समिति, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में ये आदरणीय राहुल जी की ये एक सोच थी, उनकी भी इसमें उन्होंने इस बात को रखा था हमारे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में कि जो भी मैनिफेस्टोज बने उसमें ओपन लोगों के सुझाव के साथ वो मैनिफेस्टो और जनता के मैनिफेस्टो बने, जो अभी हमारे 4 प्रदेशों के चुनाव के संदर्भ में उन्होंने बात कही थी। तो उस बात को इन्होंने आगे बढ़ाते हुए इस डोर टू डोर कैंपेन में इसको भी जोड़ा है, तो इसका मैं धन्यवाद करता हूं। इसको लेके जाएंगे और जो है मैं समझता हूं, मैं स्वयं भी जितना हो सकेगा इस अभियान को जहां जहां भी जो मेरे को बुलाएगा, जहां पूरे प्रदेश में इस अभियान के माध्यम से ये चार्जशीट को और अपने संकल्पों को हर जगह पहुंचेंगे। और चुनाव का समय है, मैं समझता हूं कांग्रेस के तमाम नेतृत्व
अब संकल्पित है, कोई घर बैठेगा नहीं, तो सभी लोग इसमें लगेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस के लिए अच्छा नतीजा रहेगा। धन्यवाद। और मैं अनुरोध करना चाहूंगा आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष, कि वो भी अपना संबोधन आपको दें। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय चौधरी देवान जी और यहाँ पर उपस्थित पूर्व कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष वरिष्ठ नेता मेरे बड़े भाई वीरेंद्र सिंह जी और नवनिर्वाचित सांसदगण, मेरे साथी विधायकगण, पूर्व विधायकगण और जो इंचार्ज साहिबान बुलाए हैं आज इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए, सभी साथीगण, उपस्थित मेरे पत्रकार बंधुओं, साथियों, बातें सारा कार्यक्रम बता दिया। हरियाणा मांगे हिसाब, पहले भी कार्यक्रम चले हमारे, अलग अलग चले, और उसके बाद लोकसभा का चुनाव हुआ, अब विधानसभा का चुनाव आने वाला है, तो उसके लिए कार्यक्रम बना है ये हरियाणा मांगे हिसाब की। 10 साल से 5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की और फिर 5 साल बीजेपी और जेजेपी की सरकार ने काम किया, बहुत सारे वायदे किए, कोई वायदा पूरा नहीं किया। ये 15 बातें हैं, लेकिन इनके अलावा और भी बहुत बातें हैं जो आगे आगे आपको पब्लिक से आती रहेंगी। लेकिन इस कार्यक्रम का मकसद जो है, 3 मकसद हैं। एक तो इस सरकार की विफलताएं घर घर तक पहुंचाने के लिए, दूसरा उनके विचार जानने के लिए, भाई क्या उनकी हमारी उम्मीद है कांग्रेस पार्टी से जो हम मैनिफेस्टो, तीसरा जो संकल्प लिए हैं हमने, जो ऑलरेडी अनाउंस किए हैं, वो भी घर घर तक पहुंचाएं कि भाई, क्योंकि ये सवाल जरूर पूछेंगे लोग कि भाई ठीक है, इनने तो हरियाणा को पछाड़ दिया, जो प्रदेश प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में, खेल खिलाड़ियों में नंबर 1 था, आज बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में, आज दिवाला पीटने के काबिल हो गया, फाइनेंशियल पोजीशन में प्रदेश पछाड़ दिया। लेकिन कांग्रेस की सरकार बनेगी तो आप क्या करेंगे, सवाल पूछेंगे जब हमारे साथी जाएंगे। तो संकल्प जो हम बता चुके, मोटे मोटे 5, 6, 8 पहले आपको दे चुके हैं, वो संकल्प लेके जाएंगे, उनके विचार लेके जाएंगे, और जो फिर वो देंगे फिर उनको मैनिफेस्टो में डालने का करेंगे, जो भी वो मुनासिब होगा। ये कार्यक्रम है और सभी लेवल के साथी इन्वॉल्व होंगे इसमें, और उसी के लिए 14 तारीख है सोनीपत में, 14 तारीख को सोनीपत में, चाहे पीसीसी के मेंबर हो, चाहे एआईसीसी के मेंबर हो, विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, जो भी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, हर लेवल के कार्यकर्ता को, चाहे वो काउंसलर हैं, चाहे सरपंच है, चाहे उसके सबके सभी को जो इस कार्यक्रम में इन्वॉल्व करेंगे, उनको बाकायदा ये चीज हम देंगे और वो घर घर जाएंगे। तो मेरे को लगता है कि ये कार्यक्रम बहुत कामयाब होगा, और लोकसभा के इलेक्शन में जो संकेत आए जो नतीजे से, वो साफ है कि हरियाणा की 36 बरादरी ये फैसला कर चुकी है कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की बनानी है। इसमें कोई शक और गुंजाइश, चाहे वोट परसेंटेज लगा लो, चाहे जैसे बताया 90 के 90 हल्कों में बीजेपी की वोटें कम हुई है और 10 की 10 पार्लियामेंट्री उसमें नहीं हुआ होगा जो हरियाणा में हुआ है। वोट शेयर में भी सबसे ज्यादा हम पीछे तमिलनाडु है, फिर कर्नाटक है, तो ये इस हिसाब से जो आया है, तो ये एक संकेत साफ हरियाणा की जनता ने दिए हैं, और हम पूरा प्रयास करेंगे सारे सब पार्टी मिलके होके, जो उनकी हमारे से अपेक्षाएं हैं, जो आशाएं हैं, उन पर हम खरा उतरे। और जो, लेकिन इसमें 2005 का देखो आप, 2009 का देखो, हमारा घोषणा पत्र उठा के देख लो आप, कोई भी बिंदु ऐसा बाकी नहीं जो हमने पूरा नहीं किया हो। 2014 का देख लो, 2019 का देख लो, कोई भी पूरा नहीं किया। ये जैसे चर्चा की पॉलिटिकल करप्शन, और करप्शन तो ये है ही इसमें, पॉलिटिकल करप्शन, जब
2019 में एक दूसरे को, एक कह रहा था यमुना पार करो, एक कह रहा इनको कुछ करो, तो एक कह रहा 75 पार, एक कह रहा यमुना पार। लेकिन जब स्वार्थ में दोनों हो गए, बन गए यार। कोई स्वार्थ की यारी थी ये, कोई जनहित की यारी नहीं थी, हरियाणा के हित की यारी नहीं थी। और वो साबित भी हो गया जब चुनाव के 6 महीने एक किस्सा ये पार्टी आज एक दूसरे पर कैसे लांछन लगाए जा रहे हैं। ये मैंने पहले दिन कहा था, आपको याद होगा जब ये गठबंधन बना, पहला इन्होंने कहा था कि हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे। उसका चेयरमैन बनाया था किसको? अनिल विज जी को। कोई मीटिंग ही नहीं हुई, क्योंकि था ही नहीं इनका कोई नीतिगत आधार ही नहीं था इनको कोना, कोई नीतियों में कोई तो इस वास्ते उसी टाइम मैंने कहा था गठबंधन खुद टूट जाया करते, याद होगा आपको। तो वही हुआ, साबित हो गया कि सिर्फ ये तो लूट का गठबंधन था। तो लूट का गठबंधन जो है वो हो गया। लोग इस बात को समझ चुके, चाहे अब ये धर्म का करे चाहे जाति पाति करे, कुछ नहीं, सब समझ चुके हैं। सिर्फ वोट लेने के हथियार हैं इनके, जनहित के नहीं है। क्योंकि जगह पोर्टल है, हम आप असेंबली में उठाते रहे हम, भाई ये पोर्टल खराब है, ये जन विरोधी है आपके, तो ये पूरे जोर शोर से डिफेंड करते रहे। नहीं ये तो बहुत अच्छा है, अब क्यों ये बता रहे हैं, क्यों 90% इनमें कमी आ रही है, किसी में 96% कमी आ रही है। अगर पोर्टल हर चीज पे गए पोर्टल, तो अगर पोर्टल इतनी चीज अच्छी है तो मेरे समझ में नहीं आता ये जो इलेक्शन आ गया, इलेक्शन ही पोर्टल पे मांग रहे, वोट ही पोर्टल पे मांगे, क्यों नहीं मांगते पोर्टल पे वोट है? हाँ, पोर्टल का आधार बना के वोट मांगे, पता लग जाएगा इनको। तो परिस्थिति यही है। आज ये जो हमारा नया कार्यक्रम अनाउंस हुआ है, ये मैं समझता हूं बहुत कामयाब होगा और हरियाणा के लोगों की जो उम्मीदें हैं उन पर खरा उतरेगा और आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। अब प्रश्न सवाल और एक साथी एक सवाल, और जिससे पूछना है उससे पूछ लो, और जिससे पूछना है उससे पूछ। आ जाओ। आईएनएलडी और बीएसपी का गठबंधन हुआ है, इस गठबंधन को आप किस तरह देखिए, मैं पार्लियामेंट के चुनाव में भी बात कही थी, विधानसभा में भी ये बात है, और जो मैंने कहा वो सिद्ध हुआ कि काटो वो वोट नहीं देंगे लोग, कोई कितने गठबंधन कर ले। इसमें थोड़ा मैं आपको और कर दूं स्पष्ट, 0 पर 0 0 ही होता है। वोट काटो हो गई। जो बीएसपी को वोट परसेंट था 1.28% और इनेलो का था 1.74, टोटल हो गया 3.02। जमानत बचाने के लिए भी 1/6 चाहिए, 17%। इसलिए बीएसपी प्लस इनेलो = सूपड़ा साफ। नहीं, ये मैं बताया बीच में कोई नहीं है, वोट काटो होंगे, कोई जगह नहीं है हरियाणा में। और लोग संकट दे चुके हैं, कांग्रेस छत्तीसगढ़ कांग्रेस की वो बनाएंगे। हाँ, आपने कहा कि भाजपा दूसरे नंबर पर आ रही है, तो कांग्रेस का किससे मुकाबला है और दूसरे नंबर पर किस पार्टी का मुकाबला है? मेरी बात अगर समझो तो अप्रिशिएट करो। नहीं, एक मिनट मैं समझाना चाहता हूँ ना आपको। बटन दबा हुआ मेरा अभिप्राय ये है कि ऐसी पार्टी जो वैचारिक रूप से समाज को तोड़ने के लिए हो, जातियों की बांटने की धर्मांधता के नाम से, ऐसी पार्टी को तो अल्टरनेटिव पार्टी भी नहीं रहना चाहिए देश की राजनीति में। मेरा ये मतलब है। और ये कोई नई बात नहीं है, 2 MLA थे इनके यहाँ भाई। फिर महिला
हमारा राष्ट्रीय स्तर पर आज भी है। वो आज भी है राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन प्रदेश स्तर पर कोई गठबंधन न पहले था न है, और कांग्रेस पार्टी 90 के 90 विधानसभा में लड़ने में सक्षम है। मैंने अभी कहा कि कांग्रेस पार्टी 90 के 90 विधानसभा में चुनाव लड़ने में पूरी तरह से सक्षम है। स्टेट लेवल पे किसी से कोई बात नहीं हुई अभी। स्टेट लेवल पे पता नहीं है कि नहीं है, होगी कि नहीं होगी, क्या हाइपोथेटिक्स है। मैं जो कह रहा हूं, स्टेट लेवल पे किसी नेता की किसी से बात नहीं हुई। तो अखबार में हाइपोथेटिकल भी छपता है। पानी की बोतल नॉर्मल है, ठंडी नहीं। इसका अभिप्राय ये है, इसका मतलब पहले नहीं मिलते होंगे, 10 साल नहीं मिले हुए। कौन सा? देखो, उसका पिछली बार भी आप लोगों ने सवाल मेरे से पूछा था, और मैंने जो पिछली बार जवाब दिया था वो याद ही है। जो पुराने सेक्टर कटे हुए हैं वो नहीं है, वहां तो पर पार्किंग की जगह नहीं रहेगी, तो नए सेक्टर कटे हैं जहां सुविधा है, जहां हो सकती है वहां दे। और इस आपको ये जानकारी हो चाहिए, अब तक एक की भी, इनका अनाउंस करने के बाद भी एक की भी मंजूरी नक्शा पास नहीं हुआ है। चार्जशीट नहीं, सवाल पूछे उनसे। हाँ, ये है कि इनका जवाब मांगा उनसे। हरियाणा मांगे जवाब, आपको भी मांगना चाहिए पत्रकारों को। हाँ, खाना भी काम कर रखा है। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट प्लीज। हाँ, थोड़ा क्या होगी, किस चीज के? ऐसा है, पहले तो सबसे पहले तो जितने घोटाले हुए थे, मोस्ट ऑफ द घोटाले में जब हमने उठाए तो एसआईटी बनाई, और एसआईटी की रिपोर्ट नहीं आई या मेज के नीचे गई। पहले उन एसआईटी की रिपोर्ट देखेंगे, जांच करेंगे, करना जी। किसके मनभेद थे? ना मतभेद ना मनभेद, कभी मैंने कहा है? अपने आप ही तुम्हारी बनावटी कहानियां हैं यार, मनभेद। हाँ हाँ, क्या हो गया उसका? क्या हो गया? उसने बताया ना कि दंगा में ये है, 90 लोग ऐसा है, जान गई है। आप ये देखोगे तो मैंने कहा था 90 लोग मरे हैं हमारे, 90 लोग। हरियाणा से लेकर 2014 तक पुलिस फायरिंग में 90 नहीं मरे होंगे, जो 14 से लेकर अब तक पुलिस फायरिंग में मर चुके हैं। वो है, डिटेल में है, असुरक्षित राज्य वाले उसमें। ये नहीं छपका है, अभी जो बांट देते अभी आया नहीं, आगे हो तो भी बढ़ जाएगा। ये क्या कारण है कि 42 एक्स MLA, एक्स MP और MP कांग्रेस को ज्वाइन कर चुके? पूछा बीजेपी वाले से आपने? ये उनका कोई निजी कारण होगा।
कानून व्यवस्था तो हम कह चुके हैं, अपराध बहुत बढ़ गया। कानून व्यवस्था की नाम की चीज कोई प्रदेश में है नहीं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे सरकार है ही नहीं। और ये आज पहली दफा नहीं हुआ हरियाणा में, 2005 से भी पहले ऐसी परिस्थितियां थी। उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई और मेरे को सेवा करने का मौका मिला और मैंने बनते हुए कहा था अपराधियों या तो अपराध छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो, और बिल्कुल शांति हो गई थी, अपराध नंगने हो गया था। तो और शांति से हरियाणा ने प्रगति करी। और फिर मौका आएगा, कांग्रेस की सरकार आएगी तो यही काम होंगे, अपराधियों को हरियाणा में नहीं रहने दिया जाएगा। अरे कल हांसी में हुआ था ना मर्डर, और आज सोनीपत पानीपत में हुआ है, कल का पता नहीं। पता साहब कोई नहीं, कोई यही तो कहा है दक्षिण ने, यही तो है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारी जैसे खेल नीति थी, और इसी वास्ते थी कि बच्चों का जो है ध्यान मौजूद आ जाए, कंस्ट्रक्टिव उस पर जाए। कोई नीति नहीं रही उनकी। गांव गांव में हमने स्टेडियम बनाए, लोग सुबह सुबह बच्चे दौड़ लगाते थे, अपने कंपटीशन में वो है ही नहीं। तो इस वास्ते अब कोई मेंटेनेंस नहीं उनकी, कोई नीति नहीं, कोई ऐसा जो यंगस्टर्स हैं, जो जवान बच्चे हैं, उनके लिए भविष्य की कोई आगे उम्मीद हो, ऐसी कोई नीति नहीं इनकी। एक मिनट हाँ, नहीं कोई अलग अलग, एक बात सुनो, एक मेरी बात सुनो, कोई अलग अलग बयानबाजी नहीं होती, सब कांग्रेस के हित की बयानबाजी है। किसी ने कांग्रेस के खिलाफ बयान दिया है? ये सवाल पूछना बीजेपी की हो कि विद साहब कहाँ थे आदमपुर के इलेक्शन में, कहाँ थे पार्लियामेंट के इलेक्शन में, पूछना दो। उनकी गुटबाजी देखो, हमारे कोई गुटबंदी नहीं है। हमारा ये हो सकता है, मतभेद हो सकता है, मनभेद का कोई सवाल ही पैदा नहीं। तो कोई मतभेद नहीं है, वो कोई मतभेद नहीं है हमारा कोई मतभेद नहीं है हमारा जी। तुम्हारे आपस में मतभेद दूर हो गए सबके। आप पूछिए। हाँ मैं दे दूँ, मैं अभी मैं हूँ, मैं दे दूँ। ऐसा है, हमने भी कहा, बीजेपी की जो एमपी के उम्मीदवार थे उन्होंने कहा 400 सीट चाहिए हमारे को, संविधान बदलना है, वहां से उठी थी ये बात। तो भाई बाकी अध्यक्ष जी ने तफसील में पहले अपने उसमें बता चुके हैं इस बात के। संविधान वो तो पहले ही बता दिया था। हाँ, बता दिया आदमी है अनुराग अग्रवाल। मुख्यमंत्री का चेहरा मैं बताया, भाई कोई भी हो जाएगा, तू एमएलए का इलेक्शन लड़ ली, तू बन जाएगा। ऐसा है, कांग्रेस पार्टी की प्रथा है, चुनाव होगा, विधायक जिसको चाहेंगे, हाई कमान जिसको चाहेगा वो मुख्यमंत्री बन जाएगा। कोई झगड़ा है थोड़ा इसमें? तलब आएगा ये बताएगा मेरे ऊपर, बाद में देखेंगे। कोई नहीं मेरे यार। हाँ
बोलो बोलो, क्यों आप बताइए, किससे किससे सवाल है आपका? मेरे से या अटल जी से? ना हाँ, ऐसा है, कांग्रेस कोई जात पात की राजनीति नहीं करती, मुद्दों की राजनीति करती है। कांग्रेस की निर्धारित नीति है। और लोगों ने भी इस लोकसभा चुनाव में इस राजनीति को नकार दिया है।